क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं जिनका वेट हो जाएगा 1 ग्राम। तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31 kg। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लीजिए, मैं मल्टीप्लाइंग बाय 1000, सो 10⁻28 ग्राम्स में आ जाएगा। इतना मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का। तो 1 ग्राम मास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1/9.1 × 10⁻28। अब ये यूनिटरी मेथड नहीं सिखा रहा मैं आपको यहाँ पे, बेसिक कंसेप्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में ये डिस्कस किया जा चुका है, तो बार बार नहीं बताऊँगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हम निकाल लेंगे। 10⁻28 ये ऊपर गया तो 10⁻28 हो गया। इसको हम लिख लेंगे 10 × 10⁻27 एंड 10/9, ये एक से थोड़ी सी ऊपर आ रही है टर्म, तो 1.099 × 10⁻27 ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से। इन द सेकेंड पार्ट मास एंड चार्ज पूछा आपसे एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का। तो एक मोल होता है Na यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Na एवोगैड्रो नंबर होता है, ये भी हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.10⁻31 kg और चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इन दोनों को Na यानी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास और चार्ज आ जाएगा। यहाँ पहले पावर एडजस्ट कर लेते हैं। 10⁻23 यहाँ है, 10⁻−31 यहाँ है, तो इनको ऐड कीजिए। 10⁻8 पावर बचेगी आपके पास। 6×9 = 54, सो 54 × 10⁻8, इसको हम लिख सकते हैं 5.4 × 10⁻7 kg आ गया आपके पास मास। एंड फॉर चार्ज वी हैव 10⁻23 पावर एंड 10⁻19। यहाँ से पावर बची 10⁻4, 16×6 = 96 यानी 9.6 × 10⁻4, ये आपके पास आंसर आ गया। आपको एग्जैक्ट नंबर्स में कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से हुई कैलकुलेशन से हो जाते हैं इन नीट। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में आपसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं एक मोल ऑफ मीथेन में। तो हम जानते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 6 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में। एक मोल यानी Na नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, Na को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक में जितने होते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल यानी Na नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स, इसमें होंगे Na मल्टीप्लाइड बाई 10। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन। सेकेंड पार्ट में टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है 7 मिलीग्राम ऑफ C14 के अंदर। तो पहले टोटल नंबर निकाल लेते हैं। C14 ये हमें पता है कि ये है C614, कार्बन 6 है ये। एंड इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे एक एटम के अंदर। सो हम जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं मास नंबर माइनस एटमिक नंबर। तो 14 में से 6 गए 8, तो एक कार्बन 14 के अंदर 8 होते हैं न्यूट्रॉन। आपसे 7 मिलीग्राम C14 के अंदर पूछे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम जानते हैं कि 14 ग्राम C14 एक मोल होता है। एंड उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, एक एटम के अंदर होते हैं 8 और 14 ग्राम में होते हैं एक मोल यानी Na। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय Na हमारे पास हो गए एक मोल के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको 7 मिलीग्राम दिया गया, तो 7 ग्राम हो गया आधा मोल, तो 8 Na का आधा यानी 4 Na हमारे पास हो गए आधे मोल के अंदर। लेकिन यहाँ पे आधा मिली मोल है आपके पास, 7 मिलीग्राम है, तो उसको 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 7 मिलीग्राम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये रहे इसकी ए पार्ट की कैलकुलेशन है। सो आधा मोल ऑफ C14 में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए
4 Na × 10⁻³ 4 Na होता है 24 × 10⁻23 10⁻³ और ऐड कर दिया उसमें तो 10⁻20 आपके पास बच गया। तो 24 × 10⁻20 ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इनका टोटल मास पूछा है तो एक न्यूट्रॉन का मास आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही 1.6 × 10⁻27। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को तो आपके पास मास आ जाएगा टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स। तो टोटल न्यूट्रॉन्स आपके पास आ गए थे 24 × 10⁻20। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 × 10⁻27 से। 1.67 से भी आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 1.6 से ही कर दीजिए काम हो जाएगा। 16 दूनी 32 और 16 चौके 64 है। 32 और 6.4 यानी कि 36 के से ऊपर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है आंसर। 3.6 से आगे है तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 4 के आसपास पहुंचा सकते हैं। तो यही है आपका आंसर 4 × 10⁻6 kg। ऐसे राउंड ऑफ कर सकते हैं आप, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। आगे 7 तक आप कैलकुलेशन करते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने 1.6 और 24 की मल्टीप्लिकेशन की है। 24 × 1.6 ये हमारे पास आ जाता है 36 के आसपास आंसर। 36 × 10⁻, यहाँ से देखिए -27 और यहाँ पे 20 तो -7 हो जाएगा, यानी 36 × 10⁻⁻7 उसको हम लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻6 एंड 3.6 को हमने राउंड ऑफ कर दिया 4 के अंदर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻6 kg। इन द थर्ड पार्ट टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स पूछे हैं इन 34 mg ऑफ अमोनिया। तो टोटल नंबर लिखा लेते हैं पहले प्रोटॉन्स का। अमोनिया का मोलर मास होता है 17, क्योंकि 14 होता है नाइट्रोजन का और 3 इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गए तो 17 ग्राम्स हो गया मोलर मास अमोनिया का। यानी 17 ग्राम मास हुआ एक मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स का, तो 34 ग्राम होगा 2 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स का। लेकिन हमारे पास यहाँ 34 मिलीग्राम है तो 2 मिली मोल्स ऑफ अमोनिया का होगा ये मोलर मास है। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स आ गए 2 मिली मोल्स। अब देखते हैं कि प्रोटॉन्स कितने होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो नाइट्रोजन के 7 और हाइड्रोजन के 3, 10 प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के अंदर। एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया कितने हैं हमारे पास 2 मिलीमोल्स है। 2 मिलीमोल्स होंगे 2 × Na × 10⁻³ 2 Na मतलब 12 × 10⁻23 और 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 × 10⁻20 आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। एक में होते हैं 10, तो ये जो नंबर निकाला है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे 10 × 12 × 10⁻20। सो 12 × 10⁻21 ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg ऑफ अमोनिया। अब इनका टोटल मास निकाल लीजिए, एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस नंबर का तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन इज एज सिमिलर एज मास ऑफ न्यूट्रॉन, बस स्लाइटली ज़्यादा होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो 1.6 × 10⁻27 kg से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए इस नंबर को तो आपके पास आ जाएगा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 को तो 12 एकम 12 और 12 छिका 72 यानी 7.2 12 प्लस 7.2 सो ये हो गया 19.2 हमारे पास नंबर। अब पावर एडजस्ट करते हैं 21 यहाँ पे और -27 वहाँ पे है तो 10⁻⁻6 हमारे पास बच गया है, यानी 19.2 10⁻⁻6 इसको हम लिख सकते हैं 1.92 × 10⁻⁵। तो 1.92 को राउंड ऑफ कर दिया हमने 2 में एंड 2 × 10⁻⁵ kg हमारे पास आंसर आ गया बी पार्ट का। नीचे पूछा आपसे कि आंसर चेंज होगा क्या इनमें से अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को चेंज कर दिया जाए, तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आपसे इस थर्ड पार्ट का पूछा है
कि टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg ऑफ अमोनिया में चेंज होगा का। तो टेम्परेचर चाहे आप कैसे भी वैरी कर लीजिए या फिर प्रेशर, न्यूक्लियस के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर ये प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इवन एटम भी इंटैक्ट रहता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रेक इनटू फर्दर पार्ट्स। उसको इनडिस्ट्रक्टेबल बोला जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देख आए हैं और पिछले चैप्टर में हम जानते हैं। सो एटम एज अ होल उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता टेम्परेचर और प्रेशर का, तो न्यूक्लियस पे तो क्या ही पड़ेगा। सो या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टेम्परेचर या प्रेशर के वेरिएशन का ऑन द नंबर, ईदर ऑन द नंबर एंड मास ऑफ द प्रोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पूछे इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखते ही आप पता लगा सकते हैं एटमिक नंबर के इक्वल होता है 6, 8, 12, 26, 38 हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दीज न्यूक्लियाइज। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर माइनस एटमिक नंबर। अभी हमने देखा 13 में से 6 गए 7 हो गए पहले में, 16 में से 8 गए 8, 24 में से 12 गए 12, 56 में से 26 गए 30 और 88 में से 38 गए 50। तो ये हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम। तो थ्योरी के अंदर हमने देखा था कि किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, सब स्क्रिप्ट में हम राइट करते हैं एटमिक नंबर को, और सुपर स्क्रिप्ट होता है मास नंबर AXZ, ऐसे किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो Z 17 एटमिक 17 होता है क्लोरीन का, हम जानते हैं, और उसका मास नंबर होता है 35, एक्चुअली 35.5 होता है एग्जैक्टली इसका एवरेज मास है। तो ये हो गया क्लोरीन, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा देखिए Z इज इक्वल टू 4, ये बेरिलियम होता है, उसका मास नंबर होता है 9। सो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। एंड द सेकंड वन Z इज इक्वल टू 92, ये यूरेनियम होता है। आपने सोचा होगा कि ये 17 और 4 ये तो आसानी से याद कर लिए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 30 तक एलिमेंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तक याद होनी चाहिए, तो मास नंबर तो याद रह ही जाएंगे इनके। लेकिन ये जो यूरेनियम है ये तो याद रखना ज़रूरी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 92 है, कौन याद रखेगा इतना। लेकिन ये पर्टिकुलर एलिमेंट यूरेनियम ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन द क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर न्यूक्लियाई। उसके अंदर इसका इस्तेमाल देखा जाएगा कि एक रेडियो एक्टिव यूरेनियम का क्या यूज़ है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड का क्या यूज़ है, नेचुरल इसका जो होता है आइसोटोप, उसका क्या यूज़ होता है। इन तीनों को अलग अलग से हम देखने वाले हैं, जो पूरा डिटेल में इस एलिमेंट को पढ़ेंगे। तो ये आपको ज़रूर से याद होना चाहिए कि इसका एटमिक नंबर कितना होता है। इसका एटमिक नंबर होता है 92। तो इसको डेफिनेटली याद रखिए आप, ऐसे ही नहीं दिया है यहाँ पे, ज़रूरी है ये एलिमेंट। एंड इसका मास नंबर अगर आप ना भी याद रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि यूरेनियम 235 जो कि नेचुरल होता है, और इसके अलावा भी इसके आइसोटोप होते हैं, तो इनको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो मास नंबर आप यहाँ पे याद ना रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका एटमिक नंबर ज़रूर याद रखिए 92 होता है। देखिए 90 के आसपास होता है, ये तो आपको याद रह ही जाएगा, क्योंकि 90 बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन 90 के बाद क्या है, 90 है, 91 है, 92 है, या 99 तक जा सकता है ये, तो कैसे याद रहेगा कि 92 है ये। सो इसके पास बाद में आ रहा है 2, एंड ये इसका सिंबल होता है U। तो ऐसे आप याद, 2 से U राइम हो रहा है, तो ऐसे आप याद रखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। तो ये मैंने आपको बताया इस एलिमेंट के बारे में, यूरेनियम, इस डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स न्यूक्लियर चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 5, वेवलेंथ आपको दी है और उससे आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। तो आप जानते हैं कि वेवलेंथ का इस्तेमाल करके हम वेव नंबर निकाल सकते हैं। वेव नंबर होता है 1 वेवलेंथ, तो पहले यही निकाला मैंने, 580 नैनोमीटर, 580 × 10⁻⁹ मीटर नैनोमीटर को ऐसे कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। सो 1/दिस नंबर विल गिव अस द वेव नंबर। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू बार से।
सो नीचे आप इस नंबर को एडजस्ट करिए पहले 5.8 इंटू 10⁻⁻7 या 10⁻⁻7 करिए इसको, ऊपर जाएगा 10⁻7 हो जाएगा ये। एंड इसको फिर हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻6। सो नीचे है 5.8, ऊपर है 10, 5.8 को ऑलमोस्ट 6 मान लीजिए, तो ये ऊपर है 10 नीचे है 6, तो 6 दूनी 12, लेकिन ऊपर 12 नहीं है 10 है, तो 2 से थोड़ा सा कम होगा, तो 1.72 इन 10⁻6 पर मीटर, ये आपके पास आ गया वेव नंबर की वैल्यू। अब दूसरा उसने पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो अगर आपके पास वेवलेंथ गिवन है तो उसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 5.8 इंटू 10⁻⁻7, ये हमने किया ही था, -7 ऊपर गया तो +7 हो गया, 8 और 7 15 पावर ऊपर हो गई, इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻14। नीचे 5.8 है, इसको 6 मान लीजिए, तो 6×5 = 30, लेकिन ये 5.8 है, 6 पूरा नहीं है, तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा, तो 5.17 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे एनर्जी पूछी है और फ्रीक्वेंसी दी है पार्ट 1 में और वेवलेंथ दी है पार्ट 2 के अंदर। तो एच न्यू आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड एनर्जी बाय द यूजिंग दिस फ्रीक्वेंसी। सो ये रहा पार्ट 1 इस क्वेश्चन का। एनर्जी फ्रॉम द फॉर्मूला एच न्यू, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34। आपको फ्रीक्वेंसी दी है 3 × 10⁻15। सो -34 और 15 इसमें से माइनस कीजिए तो 10⁻19 आपके पास बच जाएगा। 6.6 इंटू 3 इज 19.8, 19.8 इंटू 10⁻19, इसको लिख दीजिए 1.98 10⁻18 जूल। ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी फॉर द पार्ट 1। एंड फॉर द पार्ट 2 आपको वेवलेंथ दी हुई है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाइए hc/लैम्डा। ये रहा सॉल्यूशन फॉर द सेकंड पार्ट। सो एच प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ लैम्डा आपको लिया था 0.5 एंगस्ट्रॉम, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एंगस्ट्रॉम। सो 2 चला जाएगा ऊपर यहाँ पे, तो इसको नंबर को सॉल्व कीजिए, 10⁻10 ऊपर गया, 10⁻10 हो गया, पॉजिटिव पावर होगी 10⁻18 ऊपर, 34 में से 18 गया 10⁻16। सो 3 दूनी 6 इंटू 6.6, तो 36, तो 39 आपके पास आ रहा है, 39 10⁻16, इसको लिख सकते हैं 3.9 10⁻15 जूल। तो ये आ गई दोनों एनर्जीज। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकालना है फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये इसकी यूनिट होती है पर सेकंड, यानी इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो 1 टाइम पीरियड होगी फ्रीक्वेंसी, तो पहले हम ये निकाल लेंगे 1/2 10⁻10। सो 1/2 होता है 0.5 इंटू 10⁻10 हो गया, क्योंकि ये -10 ऊपर गया, 0.5 इंटू 10⁻10, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज। ये आ गई फ्रीक्वेंसी हमारे पास। By using this frequency we will be able to find wavelength by dividing it by the speed of light. So 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁹, इसको हम लिख लेंगे 30 इंटू 10⁻7। सो 6 इंटू 10⁻7 हमारे पास ये नंबर बच गया, और ये -9 ऊपर गया, तो हमारे पास टोटल पावर हो गई 6 इंटू 10⁻2 मीटर, ये आ गई वेवलेंथ। एंड हम जानते हैं कि वेव नंबर होता है 1/वेवलेंथ, तो 1/6 इंटू 10⁻2, 10⁻2 ऊपर गया, 10⁻+2 हो गया, इसको हम सकते हैं 10 इंटू 10⁻1, 10/6 होता है 1.6 इंटू 10 हो गया ऊपर, जो उसको लिख सकते हैं 16.66 पर मीटर। ये आ गया वेव नंबर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे हैं और आपको एक वेवलेंथ दी है और टोटल एनर्जी आपको दी गई है। तो आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी होती है n टाइम्स द एनर्जी ऑफ वन फोटोन,
यानी E इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो यहाँ से N यानी नंबर ऑफ फोटोन्स आ गया, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। सो टोटल एनर्जी आपको 1 जूल दी है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ वन फोटोन विल बी एच सी अपॉन लैम्डा। तो एच अगेन ये पुट दिस वैल्यू एच सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा आपको दिया था 4000 पिकोमीटर। इसको कन्वर्ट कीजिए पावर को 40 × 10⁻10 यहाँ पे बच गया, तो नीचे 6.6 है तो 6×6 = 36 होता है, तो 6 के आसपास आ गया है, 40 कट गया 6 के आसपास। एंड नीचे 3 है तो 3 दूनी 6, तो ऊपर नंबर बचा 2 × 10⁻⁻, नीचे है -34 और +10, तो -26 नीचे बताओ, ऊपर गया तो +26 हो गया, ऊपर था -10, तो पावर बची 10⁻16 यानी 2 × 10⁻16 इसका आंसर हो गया। नंबर ऑफ फोटोन्स इतने आगे इससे। क्वेश्चन नंबर 9, एक फोटोन की वेवलेंथ आपको गिवन है, स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस विच इज हैविंग वर्क फंक्शन दिस, एनर्जी ऑफ फोटोन्स पूछिए, तो इस वेवलेंथ से आप एनर्जी निकाल पाएंगे फोटोन की बाय यूजिंग द फॉर्मूला आई हैव प्रोवाइडेड यू। आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी है ना, तो मैंने आपको बताया था कि नैनोमीटर में वेवलेंथ गिवन हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था 1240 डिवाइड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ये थ्योरी के अंदर बता चुका हूँ, एग्जाम्पल सॉल्व किया था जब हमने। एंड द सेकंड पार्ट उसमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकाल लेंगे तो उससे वेलोसिटी अपने आप आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। आपको कन्वर्जन फैक्टर भी दिया गया है यहाँ पे, वैसे आपको याद होना ही चाहिए ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज टू 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये याद ही होना चाहिए आपको। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं। वेवलेंथ से सबसे पहले एनर्जी निकालते हैं फोटोन की। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो 1240 डिवाइड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, आपको 4 × 10⁻7 दिया था, उसको 400 × 10⁻9 बना लीजिए यानी नैनोमीटर में। तो 1240 डिवाइड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, सो यहाँ से इसको काटिए, 4×3 = 12, लेकिन ये 1200 से थोड़ा ज़्यादा है तो 3 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, यानी 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लीजिए, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट होती है, एच न्यू आपने यहाँ से भी निकाला, एच न्यू नोट यानी वर्क फंक्शन आपको गिवन था 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो यहाँ से 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए एसआई यूनिट बाय द कन्वर्जन फैक्टर प्रोवाइडेड टू यू एट द क्वेश्चन इटसेल्फ। तीसरे पार्ट में वेलोसिटी आ जाएगी इस काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी होती है आप जानते हैं ½ mv², तो यहाँ से 2 × काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई m का अंडर रूट, ये आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 0.97 को आप ऑलमोस्ट 1 मान लीजिए, तो 2 × 1.6 यहाँ से आ गया 3.2, और नीचे है -31, पहले उसको बना लीजिए 32 × 10⁻20 हो गया ऊपर। अब -31 ऊपर गया तो हमारे पास ऊपर बचा 10⁻11, 32 × 10⁻11, इसको हम लिख सकते हैं 320 × 10⁻10। अब ऊपर है 320, नीचे है 9, तो इसको काटिए, 9×3 = 27, 30 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा क्योंकि 27 से ज़्यादा हमारे पास 320 है, तो 30 से थोड़ा ज़्यादा × 10⁻10 है, 10⁻10 का अंडर रूट लीजिए 10⁻5 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 25 का अंडर रूट होता है 5 और 36 का अंडर रूट होता है 6, और इनके बीच में होता है 30, यानी 5.5 होगा 30 का, लेकिन ये 30 से ज़्यादा होगा तो 5.5 से ज़्यादा होगा, यानी 5.8 के आसपास अप्रोक्सीमेशन आप इसका मार सकते हैं। तो इसकी वेलोसिटी आ गई 5.84 × 10⁻5 अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। क्वेश्चन नंबर 10, आपको वेवलेंथ दी हुई है विच इज़ जस्ट सफिशेंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम। सो आयोनाइज करने के लिए जितनी वेवलेंथ चाहिए वो गिवन है आपको, इसके कोरिस्पोंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी। वही आपसे पूछी हुई है, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। तो इस वेवलेंथ से मैंने आपको नैनोमीटर में निकालने का, नैनोमीटर में अगर आपको वेवलेंथ गिवन तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था।
कैलकुलेशन शॉर्टकट फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे आपको किलो जूल पर मोल में पूछी है, तो सबसे पहले तो ऐसा यूनिट जूल में निकालनी है, तो आप इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे Hc/λ, वहाँ से आप जूल में निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बताया था मैंने आपको। एंड ध्यान रखिए यहाँ पे पर मोल आपसे पूछा गया है, तो जितनी आप एनर्जी निकालेंगे यहाँ से इस वेवलेंथ से वो एक फोटोन की निकलेगी, लेकिन आपसे पर मोल पूछा है यानी एक मोल फोटोन्स की पूछी है, तो आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। सो यहाँ से 242 को काटिए 6.6 से, तो 6×4 = 24 होता है, तो यहाँ से आ गया 40 के आसपास। अब 6.023 से काटिए इस 40 को, 6×6 = 36 होता है, तो 6 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 6 ही मान लिया इसको। ऊपर 3 है, नीचे 6 है, सो 3 दूनी 6, यहाँ पे आ गया 2। सो नंबर्स में हमारे पास आ गया हाफ। अब हमें पावर एडजस्ट करनी है, नीचे है -9, ये ऊपर गया तो +9 हो गया। 9 और 8 17, 10⁻17, 10⁻−34 है, तो 10⁻−17 बचा यहाँ पे। 10⁻23 है यहाँ पे, 10�5 बचा टोटल पावर। सो हाफ इंटू 10⁻5, हाँ 10⁻23 और 10⁻−17, इन दोनों को जोड़िए, 10⁻6 आपके पास बचेगा, तो हाफ इंटू 10⁻6 यानी 0.5 इंटू 10⁻6, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻5। सो 5 की जगह आपको यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिलेगी 4.94, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जूल पर मोल में इसकी एनर्जी। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आपको पावर गिवन है और वेवलेंथ गिवन है फोटोन की, रेट पूछा है एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आपसे पूछे हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको 2021 में मिल जाएगा, जिसमें आपको पावर गिवन है और वेवलेंथ गिवन है, आपको नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड पूछे हैं। तो ये जो क्वांटिटी होती है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, ये होती है पावर डिवाइड बाय एनर्जी, क्योंकि पावर होती है एनर्जी, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही होती है पावर। सो टाइम अगर 1 सेकंड कर दिया जाए तो पावर और एनर्जी इक्वल हो जाते हैं, यानी पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन 1 सेकंड। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएंगे, पावर अपॉन एनर्जी, यहाँ मैंने उनको कैलकुलेट किया हुआ है। सो पावर आपको दी है 25 वोट, डिवाइड बाय एनर्जी इज Hc/λ, लैम्डा ऊपर गया यहाँ पे। सो लैम्डा आपको गिवन है 0.5 साइन माइक्रोमीटर, इसको कन्वर्ट कीजिए नैनोमीटर में, 570 नैनोमीटर हो जाएगा, 570 × 10⁻⁹। तो अब नंबर पहले एडजस्ट कर लेते हैं, नीचे 3 है, ऊपर 570, तो 19×3 = 57, तो 190 आ गया यहाँ पे। नीचे 6.6 है, तो 36×18 होता है, इसको ऑलमोस्ट 180 मान लिया, तो 30 आ गया हमारे पास नंबर यहाँ पे। एंड 25×3 = 75, तो 750 नंबर हमारे पास आ गया। अब पावर एडजस्ट करते हैं, -34 और +8 यहाँ पे है, तो -26 बचा, ऊपर का +26 हो गया। एंड यहाँ है -9, तो हमारे पास बचा 10⁻+6, -26 है, 10⁻+26 है, 10⁻−9 है हमारे पास, दो पावर्स। सो टोटल पावर हमारे पास ऊपर बची 10⁻17, यानी 750 इंटू 10⁻17, उसको हम लिख सकते हैं 7.50 10⁻19। आई नो आंसर हमारा आ रहा है 7.5 एंड एग्जैक्ट आंसर यहाँ है 7.1, लेकिन हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेटली निकालना है आंसर, एग्जैक्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। Question number 12. Electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to a wavelength. This calculate the threshold frequency and work function of the metal. So अगर वो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज ज़ीरो, तो जितनी एनर्जी फोटोन की थी वो सारी की सारी यूटिलाइज हो गई इन एटिंग द इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द मेटल सरफेस, यानी वर्क फंक्शन में यूटिलाइज हो गई। तो जितनी फोटोन की वेवलेंथ थी उसके कोरिस्पोंडिंग हमें वर्क फंक्शन मिल जाएगा एनर्जी, तो इसी के द्वारा, इसी वेवलेंथ के द्वारा हम निकाल सकते हैं वर्क फंक्शन। तो Hc/λ करके इस एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ से हम निकाल सकते हैं वर्क फंक्शन, जो कि मैंने यहाँ निकाला हुआ है।
6800 एंगस्ट्रॉम को लिखिए 6.8 × 10⁻⁻7, -7 ऊपर का 10⁻+7 हो गया। 8 और 7 15 पॉजिटिव पावर होगी और -34 हमारे पास नेगेटिव पावर है। तो इन दोनों पावर्स को ऐड कीजिए, आपके पास 10⁻−19 बचेगा पावर में। 6.6 ऊपर है, 6.8 नीचे है, तो ये नंबर 6.6 डिवाइड बाई 6.8, ये नंबर एक से थोड़ा सा कम होगा। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी, तो वही आ रहा है आपके पास 2.91 × 10⁻−19 जूल। अब दूसरी चीज़ आपसे पूछी थी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी से फ्रीक्वेंसी निकालना आप अच्छी तरीके से जानते हैं, E=H²। तो एनर्जी को डिवाइड कर दीजिए प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, तो आपके पास थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ मैंने इसको निकाला हुआ है, 2.9 को लिखिए 29, तो यह हो गया 29 × 10⁻−20, नीचे -34 ऊपर गया +34, तो ऊपर पावर आपके पास बची 10⁻14। 29 डिवाइड बाई 6.6, तो 6 चौका 24 होता है एंड 6 पंजे 30 होता है, लेकिन 30 पे नहीं काट सकते क्योंकि ये 29 है, तो 6 चौका 24 होगा। एंड आगे आपसे सोल्व कीजिए तो 4.4 के पर आपका आंसर आ जाएगा। 4.4 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे वेवलेंथ पूछी है इन द हाइड्रोजन एटम फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n=4 लेवल टू n=2। तो इसका फॉर्मूला वेव नंबर का आप जानते हैं होता है RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², वेयर n1 इज लोअर एनर्जी लेवल और n2 इज हाइयर 1। तो R की वैल्यू होती है 1.10⁻7 एंड Z फॉर हाइड्रोजन एटम इज 1। तो यहाँ पे Z=1 पुट कर दीजिए एंड हाइयर एनर्जी लेवल इज n=4, लोअर इज n=2। तो 1/2² माइनस 1/4², इसका एलसीएम लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 3/16 इंटू 1.10⁻7। ये था 1 वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालिए, इसका उल्टा कर दीजिए, 3 × 1.1, ये 3.3 आ गया। सो 3×5 = 15 होता, लेकिन ये 3.3 है, यानी 3 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 5 से थोड़ा सा कम होगा आपका आंसर। तो 5 × 10⁻⁻7 इसको लिख सकते हैं 500 × 10⁻⁹ यानी 500 नैनोमीटर। वही है आपके पास, 500 से थोड़ा सा कम है, 486 नैनोमीटर आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है हाइड्रोजन एटम की इन द लेवल n=5 एंड इसका कंपैरिजन भी पूछा है विद आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ n=1 लेवल। एक्चुअली पीछे कंपैरिजन का आंसर नहीं दिया गया, सिर्फ इस n=5 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी दी गई है, लेकिन कंपैरिजन भी कर लेंगे हम। तो n=5 के कॉरस्पॉन्डिंग जूल में एनर्जी गिवन है, पीछे आप देखेंगे आंसर में। तो जूल के अंदर आंसर होता है -2.18 10⁻18 Z² Z फॉर हाइड्रोजन एटम इज 1, तो डिवाइड बाई n² हो गया, n=5, तो 25 आ गया नीचे। अब इस वैल्यू को आप लिख लीजिए 218 × 10⁻20। तो 218 को 25 से काटिए, 25×8 200 होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.72 के आसपास। तो एनर्जी होगी आपकी 5th लेवल के कोरिस्पोंडिंग -8.72 × 10⁻20। अब इन दोनों को कंपैरिजन कर लीजिए, 2.18 × 10⁻18 होती है फॉर द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल द लोअर मोस्ट, n=1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये होती है, n=5 के कॉरस्पॉन्डिंग ये। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, साफ साफ आपको दिख रहा है कि 2.18 × 4 यही नंबर आ रहा है, तो 400 टाइम्स ये एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ n=1। तो इससे हमें ये पता भी लगता है, थ्योरी में पढ़ के भी आए हैं हम, कि ज़्यादा जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, n=∞ में एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, मिनिमम होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब ग्राउंड स्टेट में होता है, सबसे नज़दीक होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के। तो ये हमने कर लिया कंपैरिजन भी इन एनर्जीज़ का। 15th क्वेश्चन में
एमिशन लाइन पूछिए, नंबर ऑफ एमिशन लाइन। नाउ दिस कंसेप्ट इज नॉट गिवन द थ्योरी। तो जो कोई एस्पिरेंट एनसीईआरटी की थ्योरी ही पढ़ के सिर्फ चला जाएगा पेपर में, तो उसके लिए तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा। तो इसीलिए हमें एनसीईआरटी जो भी हमें ऑफर करती है वो सब हमें पढ़ना चाहिए, सिर्फ थ्योरी से हमें काम नहीं चलाना चाहिए एनसीईआरटी का। देख लीजिए, ये नंबर ऑफ एमिशन लाइन का फॉर्मूला आपको थ्योरी में नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ही अगर आप ये फॉर्मूला नहीं जानते तो आप नहीं कर पाएंगे। तो n इज टू 6 से जब ग्राउंड स्टेट में ड्रॉप करता है इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ एमिशन लाइन कितनी बनती है ये आपसे पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन। तो लाइंस का फॉर्मूला होता है एमिशन लाइंस का n2 - n1 इंटू n2 - n1 प्लस 1/2। तो ये एमिशन लाइंस का फॉर्मूला होता है। मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ, n2 - n1 इंटू n2 - n1 प्लस 1/2। तो ये होता है एमिशन लाइंस का फॉर्मूला। n2 इज़ द हाइयर एनर्जी लेवल एंड n1 इज़ द लोअर वन। तो n2 आपको 6 गिवन है, n1 यहाँ पे 1 है, तो 6 - 1 इंटू 6 - 1 प्लस 1, तो 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 यानी 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15। तो 15 एमिशन लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो इससे, इस क्वेश्चन से हमें ये सीख मिलती है कि एनसीईआरटी जो कुछ भी ऑफर करती है हमें, वेदर इट्स एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, सब हमें एक रिलीजियसली करने चाहिए। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं होगा, एनसीईआरटी का A to Z सब कुछ करना चाहिए जो एनसीईआरटी हमें देना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट 1 में आपसे एनर्जी एसोसिएटेड पूछी है 5th ऑर्बिट के साथ। तो ये तो अभी हमने निकाल ही लिया था, इट इज़ -8.17 - 20 जूल। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे रेडियस पूछी है 5th ऑर्बिट की फॉर हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 52.9 पिकोमीटर इंटू n² Z फॉर हाइड्रोजन एटम इज 1 एंड n इज गिवन टू बी हेयर 5। तो 5 स्क्वायर यानी 25, 52.9 इंटू 25। अब 25 पंजे 125 यानी 1250 आ गया यहाँ से, और 25 दूनी 50, तो 1250 प्लस 50 1300 हो गए। अब 0.9 से भी मल्टीप्लाई कीजिए 25 को, 25 निमा 225, तो 22.5 यहाँ से आ गया। तो 1322.5 ये आंसर आपने कैलकुलेशन कर ली, पीकोमीटर के अंदर निकाल लिया। पीछे नैनोमीटर में क्यों ना, तो इसको कन्वर्ट कीजिए 1.3325 नैनोमीटर के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे वेव नंबर पूछा है फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो बामर सीरीज है, तो लोअर लेवल आपको पता है होगा n इज इक्वल टू 2, एंड आपको बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एंड आप जानते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट एनर्जी के कोरिस्पोंडिंग आपको ट्रांजिशन निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट एनर्जी होगी बिटवीन टू शॉर्टेस्ट एनर्जी लेवल्स, दो आपको लोअर एनर्जी लेवल पूछा है, उससे जस्ट ऊपर वाला 3 से जो ट्रांजिशन होगा वो आपसे पूछा है इसमें। तो वेव नंबर देख लेते हैं इसका, यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है n1 इसमें है 2, तो 1/n1² यानी 2 स्क्वायर, एंड n2 इसमें है 3, तो 1/3² यानी 1/9। तो इसका एलसीएम लीजिए, आपके पास आ जाएगा 5/36 इंटू 1.1 10⁻7। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, 1.1 को लिखिए 11 इंटू 10⁻6, तो ये हो गया 11 पंजे 55 इंटू 10⁻6, 55/36 हमारे पास, 36 को ऑलमोस्ट इसको 33 मान लीजिए, तो 11 पंजे 55, 11 33, 5/3 इंटू 10⁻6 हो गया, तो 5/3 हो गया 1.52 के आसपास। तो 1.523 10⁻6 पर मीटर वेव नंबर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यही पूछा था आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे एनर्जी इन जूल्स पूछिए फॉर द रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू द 5th बोर ऑर्बिट, एंड वेवलेंथ भी पूछी है इस ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले आपको वेवलेंथ ही निकालनी होगी, क्योंकि इसी का फॉर्मूला हम जानते हैं थ्योरी से,
1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए z इज इक्वल टू 1 होता है तो पुट कर दीजिए n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से एलसीएम लीजिए, आपके पास आ जाएगा 24/25 इंटू 1/10⁻7। ये था 1 अपॉन वेवलेंथ यानी वेव नंबर है। वेवलेंथ होगा इसका इनवर्स है तो 25 डिवाइड बाई 1/10⁻7 इंटू 24। 25 डिवाइड बाई 24 ये नंबर एक से थोड़ा सा कम आ रहा है, एक्चुअली एक से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये नंबर है, क्योंकि ऊपर 25 है नीचे 24 है तो एक से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये 1.1 है तो 24 को ये 25 से भी ज़्यादा कर देगा तो ओवरऑल ये एक से थोड़ा सा कम आएगा आंसर। 0.95 होगा इंटू 10⁻7, ये ऊपर गया प्लस से 10⁻7 होगा तो ये आ गया आपके पास 0.95 10⁻7 मीटर वेवलेंथ। अब इसकी सहायता से एच सी अपॉन लैम्डा करके आप एनर्जी इन जूल्स निकाल सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ है तो 0.95 10⁻7 उसको कन्वर्ट कीजिए 950 10⁻10 मीटर के अंदर है तो इसको बना लीजिए 95 इंटू 10⁻⁻9 यहाँ पे। तो 6 और 95 ये 16 चीके 96 होता है तो ये ऑलमोस्ट 16 पे कट रहा है एंड ऊपर है 3 तो 3×5 = 15 होता है तो 1/5 नंबर हमारे पास आ गया। और 10⁻−10 ऊपर माइनस 9 उतना था, ये 9 था तो ये ऊपर गया 10⁻+9 हो गया 9 और 8 17 तो ऊपर है -34 तो -17 हमारे पास ऊपर बच गया। 1.5 इंटू 10⁻17 इसको हम लिखते हैं 10 इंटू 10⁻18 यानी 10/5 यानी 2 इंटू 10⁻18 तो ऐसा ही आपके पास आंसर आ रहा है 2.18 10⁻18 जूल। ये कैलकुलेशन भी अगर आपसे नहीं हो रही तो ये मैं आपको बता दूं 1.1 इंटू 24 है सो 0.1 इंटू 24 कर लीजिए सो 24 प्लस 2.4 आ जाएगा यानी 26.4 तो 25 डिवाइड बाई 26.4 तो ऐसे ये एक से थोड़ी सी कम आएगी 0.95 वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है एनर्जी पूछी है आपसे कोरिस्पोंडिंग टू n इज इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल और इसके ही कोरिस्पोंडिंग आपको वेवलेंथ भी बतानी है। तो पहले एनर्जी निकाल लीजिए फॉर्मूला से -2.18 10⁻18 n जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होती है। जेड इज टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, n इज 2 तो n स्क्वायर वुड बी 4 तो यहाँ से आप एनर्जी निकाल लेंगे इन जूल। अब इसके कोरिस्पोंडिंग वेवलेंथ निकालना बहुत आसान है एच सी अपॉन लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई तो एनर्जी आपके पास आ गई थी 2.1 10⁻18 डिवाइड बाई 4 ये 4 ऊपर चला गया तो इस नंबर को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास है 4 ऊपर और 2 नीचे तो 2 दूनी 4 3 × 2 6 तो 36 तो 36 हमारे पास नंबर आ गया। पावर एडजस्ट कर लेते हैं 10⁻18 नीचे ऊपर गया 10⁻+18 हो गया 18 और 8 26 और -34 है आपके पास सो -8 पावर बची यानी 36 इंटू 10⁻8 इसको लिख सकते हैं 3600 इंटू 10⁻10 तो 3647 एग्जैक्ट आंसर है एंगस्ट्रॉम में यानी 10⁻10। तो ये आ गई वेवलेंथ इस एनर्जी के कोरस्पोंडिंग। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे वेवलेंथ पूछी है ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी दिस वन तो यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट लगेगा एंड वेलोसिटी से वेवलेंथ आप निकालते हैं h अपॉन mv करके। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं, वेलोसिटी आपको गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी आप जानते हैं तो वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सो नंबर को एडजस्ट कर लेते हैं इस कैलकुलेशन में। पहले 6.6 ऊपर है और नीचे है 9.1 इंटू 2.05 9 दूनी 18 और 36 18 तो 1/3 नंबर हमारे पास आ गया। अब पावर को एडजस्ट करते हैं -31 और +7 तो -24 नीचे ऊपर गया +24 -34 ऑलरेडी ऊपर था तो -10 बचा 1/3 10⁻10 इसको लिख सकते हैं 10/3 10⁻11 10/3 इज 3 से थोड़ा सा ज़्यादा तो 3.5 इंटू 10⁻11 मीटर वेवलेंथ आपके पास यहाँ से आएगी डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 21
यहाँ आपको दे दिया गया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे आपको याद ही होना चाहिए, एंड काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, तो वेवलेंथ पूछिए आपसे। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का, जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन हो। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं हाफ एम ई स्क्वायर होती है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ इसके द्वारा निकालने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है ये। lambda is equals to h upon under root 2 m k e. Here m is the mass of electron, k is the kinetic energy of the electron। आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हमने एम वी की जगह यहाँ पे अंडर रूट 2 के ही पुट करा है। तो इसके लिए एक रिलेशन होता है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से मोमेंटम यानी एम वी की वैल्यू हमने निकाली अंडर रूट 2m ke, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट की है हमने। तो अब इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए। 9 दूनी 18 और 18 कम 18 18 सो 54 × 10⁻, ये -31 इंटू -25 को ऐड कीजिए, -56 आपके पास आ रहा है, तो 54 × 10⁻⁻56 हो गया ये। अब 54 किसका अंडर रूट होता है, तो 49 7 का अंडर रूट 7 होता है, और 64 का होता है 8। अब 54 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम 7.5 मान सकते हैं इसका अंडर रूट। तो 7.5 आपके पास आ गया नंबर में, और -56 आपके पास थी, तो इसका अंडर रूट होगा -28, ऊपर गया +28, तो पावर में आपके पास ऊपर बची 10⁻⁻6। तो 6.6 ऊपर था, 7.5 नीचे, तो ये नंबर एक से थोड़ा सा छोटा होगा। लेट्स से ये 0.9 होगा, तो 0.9 इंटू 10⁻6 होगा। इसको हम देख सकते हैं 9000 इंटू 10⁻10 यानी 9000 एंगस्ट्रोम। तो वही आपके पास आ रहा है 8967 एंगस्ट्रोम के पास आंसर आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली ही निकालने हैं आपको नीट के अंदर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 22, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको बतानी है यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस नहीं की गई ये टर्म, इसलिए आपको डेफिनेशन भी दे दी गई यहाँ पे। इन एसेंस इसका मतलब इन एसेंस होता है, या फिर इन शॉर्ट भी इसको आप बोल सकते हैं, मैं बता चुका हूँ थ्योरी में। दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो मीन सेम, फिर आगे इलेक्ट्रॉन लगा दिया तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये टर्म आपको मिलेगी इन द नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिसिटी, उसमें प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म में दिया गया। तो Na+ और Mg2+ इन दोनों के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी होगी। और K+, Ca2+, H2- और Ar इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये चारों होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ऐसे करके आपको पेयर्स बताने थे कि कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है आपको फॉलोइंग आयंस की। H माइनस H में होता है एक इलेक्ट्रॉन यानी 1s1, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो 1s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। उसके बाद Na+ के अंदर हमारे पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें से एक आपने निकाल लिया Na+ में, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 1s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। O2- और F- इन दोनों में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, तो इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। पार्ट 2 और पार्ट 3 इन दोनों के आंसर्स पीछे नहीं गिवन है, लेकिन क्योंकि ये इजी से क्वेश्चन है हम जल्दी से इनको निपटा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इनको। एटॉमिक नंबर आपको बताने हैं, एटॉमिक नंबर या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स बतानी है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हुए हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो 3s1 ये होती है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम जानते हैं 1s2 3s1, तो ए पार्ट हो गया सोडियम। 2p3 ये होती है नाइट्रोजन की, 1s2 2s2 2p3 7, तो बी हो गया नाइट्रोजन। एंड 3p5 1s2 2p6 3s2 3p5 ये होती है क्लोरीन की 17। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। एंड द थर्ड पार्ट आपको एटम्स बताने हैं कॉन्फ़िगरेशन देख के।
तो पहले पार्ट में हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके आगे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया 2s1 में, तो 3 हो गए। लिथियम में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बोरोन नहीं लिथियम आएगा। लिथियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज लिथियम एटम। ये हो गया लिथियम का एटम। उसके बाद नियोन 3s2 3p3, सो नियोन में होते हैं 10, 3s2 3p3 5 और ऐड कर दिया तो 10 और 5 15, तो ये हो गया फॉस्फोरस, बी पार्ट हो गया फॉस्फोरस। एंड 3d1 ये 21 एटमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन होती है स्कैंडियम की। तो इवन दो पार्ट सेकंड और थर्ड के आंसर्स पीछे नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया इनको। क्वेश्चन नंबर 24, द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउज जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। सो जी ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है, जी सबशेल का क्या मतलब होता है, SPDFG, यानी L इज इक्वल टू 4 होगा 4G। सो हम जानते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, L हैव n-1 वैल्यूज, तो L की वैल्यू होगी n+1। तो L यहाँ पे 4 है तो n होना चाहिए 5, ये बात है यहाँ पे, क्योंकि L की वैल्यू होती है n-1, तो n की वैल्यू होगी L+1। L यहाँ पे 4 था G के लिए, तो n हो गया L+1 यानी 4+1 यानी 5। तो ऐसे आप निकालते हैं n की वैल्यू फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ L। क्वेश्चन नंबर 25, electron is in one of the 3D orbitals, give the possible values of n, l and ml for this electron। so principal azimuthal और magnetic quantum number की values बतानी है for one of the electrons of 3D orbitals। सो 3D के अंदर थर्ड शेल है तो n इज इक्वल टू 3 होगा हमारे पास, D सब शेल है तो L इज इक्वल टू 2 होगा इसके कोरिस्पोंडिंग। एंड for any value of L, ml have values from -L to +L, तो -2 से +2 होंगी ml की वैल्यू। तो इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। आपसे पूछा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन बतानी है आउट ऑफ 3D ऑर्बिटल्स, तो 5 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है ml की, उनमें से कोई भी हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। नाउ 26, an atom has 29 electrons and 35 न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो ये आयन है या कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं गया है इस क्वेश्चन में, तो हम न्यूट्रल एटम इसको मानेंगे। न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो 29 इलेक्ट्रॉन्स और 29 प्रोटॉन्स हो गए। एंड 29 प्रोटॉन्स यानी एटमिक नंबर 29 ये होता है कॉपर का, तो ये एलिमेंट है हमारे पास कॉपर, एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1। 3d9 4s2 क्यों नहीं होती है, हम अच्छे से देख के आए हैं इन द थ्योरी इटसेल्फ। सो Ar आर्गन 3d10 4s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 29। आगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी पूछी है तो लिख दी हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 27, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने हैं इन द स्पीशीज H2+, H2 एंड O2+। तो H2 में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो H2+ में होगा 1, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और O2 में होते हैं 16, तो O2+ में होंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स। 28, n इज इक्वल टू 3 के कोरिस्पोंडिंग आपको पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है फॉर L एंड ML। तो हम जानते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, L कैन हैव फ्रॉम 0 to n-1 वैल्यूज। सो 0 से लेके 2 तक L की वैल्यूज़ हो सकती हैं हमारे पास। एंड ML की वैल्यू हम निकाल सकते हैं L से। L मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो -L से लेके +L, -2 से लेके +2 तक L की वैल्यू हो सकती है हमारे पास। सेकंड पार्ट में क्वांटम नंबर्स बताने हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3D ऑर्बिटल्स, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 3D ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर बता चुके हैं, तो रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। विच द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1p पॉसिबल नहीं है, क्योंकि द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर p ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट इज 2, तो 1p does not exist। and similarly here the lowest value of n for f orbital to exist is 4,
तो 3f orbital also don't exist, only 2s and 2p are the one which do have existence. So ये था क्वेश्चन नंबर 28. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. SPDF नोटेशन से आपको ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करना है विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स. n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया 1s ऑर्बिटल. यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पार्ट में n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1. तो ये हो गया 3d ऑर्बिटल, 3p एक्चुअली, या 0 1 2 SPD ऐसे होती है l के अकॉर्डिंग सब शेल की नोटेशन है. 0 1 2 3 SPDF. सो 1 है यहाँ पे तो 3p होगा. So 3p is the orbital represented by these quantum number 3, n is equal to 3, n is equal to 1, n is equal to 4, n is equal to 2. ये होगा 4d हमारे पास है. एंड d पार्ट में n is equal to 4, l is equal to 3, ये हो गया 4f. तो ऐसे आप क्वांटम नंबर से सबशेल की नोटेशंस बता देते हैं, ऑर्बिटल्स बता देते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. विच द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल. तो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग क्वांटम नंबर को डिफाइन करते हैं, ये बताना है कि कौन सा क्वांटम नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो आप जानते हैं कि l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है, यानी n और l की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होती, n-1 के बराबर होती है l की वैल्यू. यहाँ देखिए n और l की वैल्यू बराबर है, तो ये क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है. तो क्रॉस साइन लगा सकते हैं आप इसके आगे. सिमिलरली इन द पार्ट सी एन और एल की वैल्यू सेम दी हुई है, तो ये भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल नहीं है. एंड इन द ई पार्ट आल्सो सेम कंसेप्ट, एन और एल की वैल्यू सेम दी हुई है, तो दिस आल्सो डजंट एग्जिस्ट. सो दीज 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स डोंट एग्जिस्ट एंड रेस्ट ऑफ द वन आर डेफिनेटली पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर 45 हम यही देख लेते हैं. इसमें सिर्फ आपसे इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछा है, तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर हमने ट्रिक से लर्न किया हुआ है, तो उसका जस्ट अपोजिट होगा इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, बिकॉज वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होते हैं, सो सॉरी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी. एंड कॉस्मिक वेव्स की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी. देखिए मैंने आपको बोला था कि कॉस्मिक भले ही वहाँ ना दिया हो, जब वहाँ पे स्पेक्ट्रल सीरीज हम देख रहे थे तो वहाँ पे कॉस्मिक वेव्स नहीं दिया था, गामा से स्टार्ट हो रहा था. लेकिन ट्रिक में मैंने आपको कॉस्मिक बताया था और आपको बोला था कि कहीं पे यूज़ ज़रूर आएगा. तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इसका यूज़ आ गया. तो कॉस्मिक की वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, और रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम. तो ये ऑर्डर होगा इन वेवलेंस का: रेडियो, माइक्रो, लाइट, एक्सरे एंड कॉस्मिक. इसकी अगर ट्रिक जानना चाहें तो थ्योरी में देख सकते हैं. आगे है क्वेश्चन नंबर 31. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स. तो पार्ट 1 में आपको दिया है n इज टू 4 एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स टू बी नेगेटिव हाफ, यानी नेगेटिव स्पिन. तो n इज टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग आप जानते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं n स्क्वायर, तो 16 हो गए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. एंड 2n स्क्वायर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो ये जो 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें आधे 16 इलेक्ट्रॉन्स की होगी पॉजिटिव स्पिन एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स की होगी नेगेटिव स्पिन. तो नेगेटिव स्पिन वाले हमारे पास हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स. पार्ट बी में n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल आता है हमारे पास 3s आता है. एंड हम जानते हैं बाय द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दैट एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. हो 3s ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 32. इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है ये. इसमें शो करना है आपको कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन. सो इसको करने के लिए आपको जाना होगा बोहर के प्रपोजिशन में फॉर द एंगुलर मोमेंटम. वहाँ आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मिल जाएगा दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव only those value of angular momentum
electron can exist only those orbits which have the values of angular momentum integral multiple of h upon 2 pi। यह स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं इन द थ्योरी। तो एम बी आर इजक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये हम बोहर्स प्रपोजिशन पढ़ चुके हैं फॉर द हाइड्रोजन एटम। यहाँ से आप एम वी को ले आइए यहाँ पे और 2 पाई को ले जाइए वहाँ पे, तो 2 पाई आर यानी सरकमफेरेंस इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी आ जाएगा। और हम जानते हैं कि एच अपॉन एम वी होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो यहाँ से 2 पाई आर यानी सरकमफेरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर। एंड एक्चुअली ये जो प्रूफ है ये पूछा भी जा चुका है 2019 में, आई थिंक क्वेश्चन आ चुका है 2 पाई आर इज टू एन लैम्डा इस फॉर्मूला से। एंड ये फॉर्मूला थ्योरी के अंदर गिवन नहीं है, तो इससे अगेन आपको पता लगता है कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बिल्कुल बारीकी से ध्यान से करने चाहिए कि क्वेश्चन थ्योरी में कई चीज़ें जो नहीं दी होती यहाँ वो एक्सप्लेन की जाती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 33 से आगे हम कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम।